जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए जीके जीएस के बेहद शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर पारित किया गया। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आधिकारिक तौर पर पारित किया गया है। वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 में से बताइएगा आपके कितने टोटल क्वेश्चन सही हैं, ईमानदारी से बताइएगा। 15 प्लस आपके सही होने चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। पूर्ण स्वराज का अर्थ होता है अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता। रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन आयोजित हुआ था। 26 जनवरी को बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में अपनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कौन सी विशेष शक्ति प्रदान करता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को कौन सी विशेष शक्ति प्रदान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है। राष्ट्रपति किसी कानूनी या संवैधानिक विषय पर न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आपातकाल लगाने की अनुच्छेद 352 से संबंधित है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 संबंधित है और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है। अनुच्छेद 143 संविधान का सलाहकारी अनुच्छेद कहलाता है। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के संबंधों से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसे लेक सुपीरियर कहते हैं किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। लेक सुपीरियर जो झील है वह किन दो देशों की सीमा पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका और कनाडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह यूनाइटेड स्टेट और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यह ग्रेट लेक्स समूह का हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। ग्रेट लेक्स की बात करें तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी, आप एग्जाम में पूछ सकता है। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वह बैकाल झील है जो कि रूस में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कटक उड़ीसा में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत का प्रमुख चावल अनुसंधान संस्थान है। यह उड़ीसा के कटक शहर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। अब इसका नाम नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है। बाकी मनीला में जो बात करें, मनीला फिलीपींस में यहाँ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI स्थित है। तो CRRI ये जो है कटक उड़ीसा में है और IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मनीला फिलीपींस में, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। आपसे पूछा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध मुख्य रूप से किससे है? आपसे पूछा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध मुख्य रूप से किससे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व वर्जियन कुरियन ने किया। अमूल मॉडल को पूरे देश में फैलाने में इसकी बड़ी भूमिका थी। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। अमूल जो है गुजरात के आनंद से शुरू हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो किन 2 देशों की सीमा पर है? आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो किन 2 देशों की सीमा पर है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चिली और अर्जेंटीना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोस डेल सालाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,893 मीटर मानी जाती है। एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। किस पर? तो यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है या चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। तो आपसे पूछ सकता है कि जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन सा है? तो जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो है माउंट फूजी है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान का अनुच्छेद 51 ने जो कि मौलिक कर्तव्य है किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? आपसे पूछा कि संविधान का 51A किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोल सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को सोल सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां जोड़ा गया। बलवंत राय मेहता समिति जो दिया है ऑप्शन में पंचायती राज से संबंधित है। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हम्पी जो कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष जहां से मिले किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी या कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कृष्णदेवराय इनका महान शासक था। हम्पी अपने मंदिरों और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित हुआ था। आपसे पूछा है कि भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई किस आयोग की सिफारिश पर स्थापित हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हिल्टन यंग आयोग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में मुंबई स्थानांतरित किया गया। आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जो थे ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स किस देश में है। आपसे पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल्स जो है किस देश में है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वेनेजुला। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला देश में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। यह कैनाइमा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित है। एंजल फॉल्स का नाम अमेरिकी पायलट जिमी एंजल के नाम पर पड़ा। यह यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में स्थित है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, तो भारत का नियाग्रा जो है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपसे पूछा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा में सुधार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में सुधार। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की इस शुरुआत 1987 में की गई थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत ब्लैक बोर्ड कक्षाएं और शिक्षकों की व्यवस्था पर जोर दिया गया। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बाद में लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। आपसे पूछा कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी रामतनु पांडे इस प्रश्न का राइट आंसर है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत का महान गायक माना जाता है। तानसेन ध्रुपद गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। महेश दास या किसका नाम है, तो महेश दास जो बीरबल का वास्तविक नाम था। तानसेन ग्वालियर घराने से जुड़े थे। उन्हें मियां तानसेन भी कहा जाता है। दीपक राग और मेघ मल्हार से जुड़ी कथाएं तानसेन से प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। आपसे पूछा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी था। राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य साम्राज्य का बेहतर नियंत्रण स्थापित करना। यह निर्णय असफल साबित हुआ और बाद में राजधानी पुनः दिल्ली लाई गई। मोहम्मद बिन तुगलक को विचित्र योजनाओं वाला शासक कहा जाता है। उसने सांकेतिक मुद्रा भी शुरू की थी। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण वंश था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड पॉथिक लॉरेंस। लॉर्ड पॉथिक लॉरेंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष फेडरिक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। इस मिशन का उद्देश्य भारत के संविधान निर्माण का योजना तैयार करना था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के महान्यायवादी से, अटॉर्नी जनरल से। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है और सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखता है।
महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, या भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था। आपसे पूछा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों के टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। मंगलोर की संधि अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच समान शर्तों पर हुई थी। यह अंग्रेज के लिए अपमानजनक साथियों में से एक मानी जाती। यह युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान हैदर अली के बीच लड़ा गया था। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। हैदर अली मैसूर राज्य का शक्तिशाली शासक था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। आपसे पूछा कि संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता के अपराध घोषित करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक समानता स्थापित करना है। इसके उल्लंघन पर कानून द्वारा दंड का प्रावधान है। बाकी विकल्पों की बात करें तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और गिरफ्तारी से संरक्षण अनुच्छेद 22 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय पर विशेष बल देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी 1921 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने, तो दयाराम साहनी ने की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। मान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला था। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है कि इलाहाबाद की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी। आपसे पूछा कि इलाहाबाद की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1765 में। 1765 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। इस संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी प्राप्त हुई। बाकी विकल्पों की बात करें तो 1757 या भी डेट इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध हुआ था इस वर्ष। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का वर्ष था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। दीवानी अधिकार मिलने से कंपनी को कर वसूली का अधिकार मिला। तो ये थे आपके टॉप 20 जी के क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस ही सफलता की असली कुंजी है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।